नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी के बारे में। पब्लिक सेक्टर मतलब वो कंपनियां, वो उद्यम जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, भले ही हम इस पर ज्यादा ध्यान न दें। तो शुरू करें। कभी सोचा है कि जो ट्रेन हम रोज पकड़ते हैं, जिस बैंक में हमारा खाता है या जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन सब में एक कॉमन बात क्या है? सुनने में तो ये सब अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब के पीछे एक ही तरह की संस्था का हाथ है। कौन सी? तो जवाब है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसे हम आम भाषा में पीएसयू कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें सरकार चलाती है और इनका जो मेन मकसद है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि जनता की भलाई, पब्लिक वेलफेयर को सबसे आगे रखना होता है। अच्छा, तो एक पीएसयू किसी प्राइवेट कंपनी से अलग कैसे होता है? देखिए, कुछ बहुत बेसिक फर्क है। सबसे पहली बात तो ये कि इसका मालिकाना हक और कंट्रोल दोनों सरकार के पास होता है। फंडिंग भी सरकार ही करती है, मतलब पैसा सरकारी खजाने से आता है। और जैसा मैंने कहा, इनका पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं बल्कि समाज का भला करना है। इसीलिए ये सीधे पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब भारत में ये पीएसयूज भी आप कह सकते हैं 3 अलग अलग तरह के होते हैं। पहले हैं डिपार्टमेंटल, जैसे कि हमारा इंडियन रेलवेज। ये सीधे सीधे किसी सरकारी मंत्रालय का ही एक हिस्सा होते हैं। दूसरे होते हैं स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। इनको बनाने के लिए संसद में खास कानून, एक एक्ट पास किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एलआईसी या फिर आरबीआई। और तीसरे जो सबसे कॉमन है वो है गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे एसबीआई या इंडियन ऑयल। ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं, बस फर्क ये है कि इनमें कम से कम 51% हिस्सा सरकार का होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इतने सारे सरकारी उद्यमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। सोचिए, साल 1947, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है। देश के सामने गरीबी की बहुत बड़ी चुनौती है और इंडस्ट्री के नाम पर कुछ खास नहीं है। उस समय जो प्राइवेट सेक्टर था, उसके पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ताकत ही नहीं थी कि वो बड़े बड़े स्टील प्लांट, बांध या भारी मशीनरी के कारखाने लगा सके। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर को आगे लाया गया। 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसने तो साफ साफ कह दिया कि भारत के औद्योगिक विकास का इंजन पब्लिक सेक्टर ही होगा। और फिर वो दौर भी आया जब बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया, मतलब सरकारी बना दिया गया। मकसद था कि बैंकिंग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। उस जमाने की सोच को एक लाइन में समझना हो तो ये फ्रेज एकदम सटीक है, कमांडिंग हाइट्स पर कब्जा करना। इसका मतलब बहुत सीधा था कि अर्थव्यवस्था के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, जैसे स्टील, एनर्जी, माइनिंग, उन पर सरकार का कंट्रोल हो ताकि देश का विकास एक तय दिशा में और तेजी से हो सके। सब कुछ चल रहा था और फिर आया साल 1991। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की पूरी इकोनॉमिक सोच को ही बदल कर रख दिया। एक बड़े आर्थिक संकट से जूझने के बाद भारत ने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का रास्ता अपनाया। अब जो फोकस था वो पूरी तरह बदल गया। अब सरकार का कंट्रोल बढ़ाने की बजाय प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाने लगा। अब बात होने लगी एफिशिएंसी यानी कुशलता की, और एक नया शब्द सामने आया, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। तो 1991 के उस बड़े बदलाव के बाद आज मॉडर्न इंडिया में इन पीएसयूज की क्या जगह है, चलिए देखते हैं। आज की तारीख में भी अगर हम 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में करीब 365 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। मतलब ये संख्या ही बताती है कि इनका स्केल आज भी कितना बड़ा है। और इन कंपनियों को उनके परफॉर्मेंस और साइज के हिसाब से कुछ खास स्टेटस भी दिए जाते हैं, जिन्हें हम रत्न कहते हैं। आपने सुना होगा महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ये सिर्फ नाम नहीं है। जिस कंपनी को ये दर्जा मिलता है उसे ज्यादा ऑटोनॉमी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की ज्यादा आज़ादी मिल जाती है। इससे वो और तेजी से काम कर पाते हैं। आज की जो पॉलिसी है वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार का काम खुद बिजनेस चलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें बिजनेस अच्छे से चल सके। और इसी सोच के साथ अब सेक्टर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, बैंकिंग वगैरह।
पॉलिसी ये है कि इन ज़रूरी सेक्टर्स में सरकार की कम से कम मौजूदगी बनी रहेगी और बाकी सब जो नॉन स्ट्रेटेजिक हैं उनमें सरकारी कंपनियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर बंद। तो आगे का रास्ता कैसा है? इन पीएसयूज के सामने भविष्य में क्या चुनौतियां हैं और क्या नए मौके? देखिए, चैलेंज तो हैं। कुछ यूनिट्स को लगातार नुकसान हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौके भी कम नहीं है। सोचिए, ग्रीन एनर्जी का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसे ये पीएसयूज लीड कर सकते हैं। देश का जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और मेक इन इंडिया को सफल बनाने में भी इनका योगदान बहुत अहम हो सकता है। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए आखिरी सवाल ये है कि इतने बदलावों के बाद भी आज ये पीएसयूज हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? तो जो बड़ी बातें हमें याद रखनी है वो क्या हैं? पहली, कि भारत का जो इंडस्ट्रियल बेस बना उसकी नींव इन्हीं पीएसयूज ने रखी। दूसरी, ये आज भी देश में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इनकी भूमिका जरूर बदली है, अब ये कंट्रोल करने वाले नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं। और सबसे जरूरी बात, देश की सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर के लिए ये आज भी बेहद जरूरी हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है कि भारत जैसी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए पब्लिक वेलफेयर यानी जनता की भलाई और प्राइवेट एफिशिएंसी यानी निजी क्षेत्र की कुशलता, इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर क्या है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।